Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th इकोनॉमिक्स, ये जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. अभी तक बेटा हमने डिस्कस किया है कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, उसके कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स में हमने कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम सब हमने डिस्कस किए है. अब बारी हमारी आती है एग्रीगेट सप्लाई की. तो अभी जो बात आएगी वो आएगी कि एग्रीगेट सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. सो वी विल स्टार्ट विद दिस. ओके, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है. एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अगर आपको याद हो, एग्रीगेट डिमांड में हमने बात की थी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की. उसके बीच में हमारी डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी एग्रीगेट डिमांड में. ठीक है ना. और वो विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इन द सेम वे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसकी बात करता है. वो बात करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन की. जितनी हमारी प्रोडक्शन हम जो प्रोड्यूसर्स ने प्लान की है वो भी हमारा डिज़ायर्ड था, ये भी हमारा डिज़ायर्ड ही है, प्लान्ड है ना. प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करनी है इस अकाउंटिंग ईयर में. तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाइज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछा जाता है एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको समझाया था कि वो फ्लो है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं करता है, वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर की बात होती है. इन द सेम वे एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम की डेट की बात नहीं हो रही है, पूरे ये टाइम पीरियड की बात हो रही है. इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. ठीक है. सेकेंड चीज़ है कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. देन है, अब देखो जब भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, तो किसी ना किसी चीज़ में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगी ना. अब मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कोई फैब्रिक आप किसी उसको बुटीक पे देते हो कि उसके ऊपर थोड़ी या तो पेंटिंग करनी है, फैब्रिक प्रिंटिंग करनी है, या उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, या उन्होंने उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है, या लेस वगैरह से डेकोरेट करना है, किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, पैच लगाना है, वॉट एवर दे डू. तो उस केस में क्या हो रहा है, वो देखा जाए फैब्रिक की जो एक वैल्यू एडिशन हो रही है ना, जो सिंपल फैब्रिक था उसके ऊपर जब थोड़ा सा काम हो जाता है तो उस चीज़ की वो वैल्यू एनहांस हो जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है. सो अगर यही चीज़ वो कहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एक वैल्यू एडिशन में करता है. तो वो जो वैल्यू एडिशन होता है वो इन एक जब किसी चीज़ की वैल्यू ऐड होगी तो उसकी आप खुद सोचो उस चीज़ की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी या कम होगी. ऑब्वियसली एक सिंपल फैब्रिक के ऊपर आपने कुछ काम करवा लिया, आपने पेंट करवा लिया, एम्ब्रॉयडरी करवा ली, या आपने लेस लगवा ली, वॉट एवर कुछ भी आपने करवा लिया, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू ऐड होगी. तो क्या वो पीस जो वो फैब्रिक जो है वो महंगा बिकेगा, इट विल जनरेट इनकम. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू वैल्यू एडिशन विच इन टर्न जनरेट्स इनकम. ठीक है. तो अगर आपको आ जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है, तो बेसिकली उससे इनकम जनरेट होती है या वैल्यू एडिशन होती है. ये आपको एमसीक्यू में या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो इस चीज़ से हमें क्या समझ आता है, जो आपने वैल्यू एडिशन की है उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है. तो जो वैल्यू एडिशन या इनकम एक तरीके से एक ही चीज़ होगी ना, आइडेंटिकल होगी, क्योंकि वैल्यू एडिशन के से ही आपकी इनकम जनरेट होगी. सो एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर. इससे हमें ये समझ आता है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के बराबर है, जो हमने आगे लिखा है ए एस इज इक्वल टू वाई. वाई डिनोट्स इनकम एंड ए एस डिनोट्स एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है.
ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एग्रीगेट सप्लाई का समझाया है, इसमें बेसिकली मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी इनकम के बराबर होते हैं, क्योंकि आगे जब हम आगे करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे या इनकम के इक्वल करेंगे तो वो क्यों होता है, वो इस कारण हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारे एएस कर्व की। ये एएस कर्व आप देखो, एएस कर्व जो है हमारा वो आपका ये एक्स एक्सिस पे इनकम शो की है, जो हमने वाई से शो डिनोट की है, और वाई एक्सिस पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई शो की है, जिसके बीच में हमारी कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, एंड ए एस वाई इज इक्वल टू ए एस, जो आपका जीरो से शुरू हो रहा है वो आइडेंटिकल 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सो इट्स दिस शोज कि ए एस जो ए एस कर्व है वो हमारा पूरा वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के ऊपर बना रहा है, जो एक तरीके से आपको बेसिकली ये शो करता है कि ए एस लाइन हैपन्स टू बी 45 डिग्री पे आता है। वो इसलिए ताकि दोनों के बीच में वो बताता है कि आइडेंटिटी बताता है इस डायग्राम में कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई में क्या है। ठीक है, तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं आगे। अभी देखो, अब ये जो आपने ग्राफ अभी देखा है, इस ग्राफ में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि एक्स एक्सिस पे इनकम शो की गई है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई शो की गई है। ए एस कर्व शोज कंजम्पशन एंड सेविंग्स, जो हमने ए एस ब्रैकेट में आपको मैंने लिखा है C+S, आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। ये पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम है, कंजम्पशन और सेविंग्स। वो क्यों कैसे है, देखो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिज़ायर फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज भी आपकी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है। पर एक पॉइंट पे जाके वो जो है वो सेविंग्स और आपकी कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन रुक जाती है, इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है। ठीक है, सो सेविंग्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब यही है ना कि कंजम्पशन तो आपकी रुक जाएगी, पर सेविंग्स, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सो S happens to be 45 degree line from the region which shows aggregate supply and income are equal to each other. ठीक है, अब बारी आती है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसे हमने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था, ऐसे ही बात हमारी आती है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स हमारे दो हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। जैसे मैंने आपको ग्राफ में भी दिखाया है, ए एस वाई एक्सिस पे जब हम एग्रीगेट सप्लाई शो कर रहे हैं, डैट इज C+S और कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। सो एग्रीगेट सप्लाई shows there are two components of aggregate supply, these are consumption and savings. ठीक है, तो हम इनको जो कंजम्पशन एंड सेविंग्स हैं ये हमारे डिटेल में है आगे, और ये हम पूरा डिस्कस करेंगे जैसे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.